Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. My name is Danial and I am the head of Department of Biology for unique group of institutions. Unfortunately, due to the lockdown situation, इस अंदाज में मुलाकात हो रही है, अदरवाइज़ आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन होती लाइव क्लासेस में। नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की रोज़ तिलावत किया करें, नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदक़े में हमें इस से निजात दे और हम लोग दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ। जिस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजर रही है वो ना तो एक्सेप्टेबल है और ना ही ये तरीका है नॉर्मल लिविंग का। एक टेंशन और डिप्रेशन की कैफियत है सब। तो हम लोगों ने किंगडम प्रोकैरियोट्स बेटा शुरू किया था। मैंने बताया था किंगडम प्रोकैरियोट से मुराद क्या है। प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट मीन्स कैरी ऑन। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके पास ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही एम्ब्रियो होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया था। लास्टली जिसने क्लासिफाई किया था वो था रॉबर्ट विटेकर 1969 में। उसने क्या किया कि उसने दो ऑर्गेनिजम्स इसमें डाल दिए। एक बैक्टीरिया, बहुत बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये ना समझ लीजिएगा कि चंद ही हैं इसमें। देन उसने साइनोबैक्टीरिया भी इसमें ऐड कर दिया। देन मैंने आपको बेटा इसमें दो तरह की कंट्रीब्यूशंस पढ़ाई थी पहले लेक्चर में। 5वें चैप्टर की रीकैपिंग भी थोड़ी सी की थी उसमें। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एंटनी वैन लेवनहुक की कंट्रीब्यूशन। इस बंदे ने 1673 में फर्स्टली माइक्रोब्स को रिपोर्ट किया। लेकिन ये कहना फजूल होगा या ये कहना गलत नहीं होगा कि बेसिकली रॉबर्ट हुक 1665 वो पहला बंदा था जिसने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। अब जब एंटनी वैन लेवनहुक ने सबसे पहले माइक्रोब्स को रिपोर्ट कर दिया और उसने कह दिया कि माइक्रोब्स में दो कैटेगरीज हैं उसके मुताबिक, एक बैक्टीरिया और दूसरा प्रोटोजोआ। तो उसके बाद उसने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया और माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग्स बनाई कागज़ के ऊपर। जो नज़र आ रहा था वो ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद चूँकि वो बहुत ही छोटे छोटे क्रिएचर्स थे जो उसको नज़र आ रहे थे, इसलिए उसने उन क्रिएचर्स का नाम रख दिया एनिमल्क्यूल्स। क्या नाम रख दिया? एनिमल्क्यूल्स। फर्स्टली इन छोटे जानवरों को या क्रिएचर्स को बारिश के पानी में देखा गया, जिसको रेन वाटर आप बोल रहे हो। और देन उसके बाद उसको विनेगर में, इन्फ्यूजन्स में और स्लाइवा में भी देखा गया और वहाँ से इसको एक्नॉलेज किया गया कि ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये तो था पहली कंट्रीब्यूशन। फिर इसी के काम को आगे बढ़ाते हुए लुइस पैस्चर सामने आया और उसने दो फील्ड्स के अंदर बहुत डिस्कवरीज़ की। एक तो उसने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए और सेकेंडली उसने यहीं पे ख़त्म नहीं किया। देखें कितना इंटेलिजेंट माशाल्लाह आदमी था कि उसने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड एंटीबायोटिक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ वर्किंग शुरू की, जो मेडिसिन की फील्ड है बेसिकली, कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो इन बैक्टीरिया वगैरह को मारने के काम आती हैं। यानी कि बुनियाद डाल दी, डिस्कवर कुछ नहीं कर सका लेकिन इब्तदा कर दी कि आखिर इन इन्फेक्शंस को जिससे लोग मरते हैं इसको अवॉइड करने का भी तो कोई तरीका होगा ना, तो उसने वो शुरू कर दिया। फिर लुइस पैस्चर ने वैक्सीन डेवलपमेंट में वर्क किया और काम अपना किया। इसमें जो वैक्सीन उसने बनाई, स्पेशली मैंने कुछ बीमारियां बताई हैं, एंथ्रैक्स, देन फाउल कॉलरा, ये टर्की और बर्ड्स को होता है, इसमें फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और एंथ्रैक्स भी यूजुअली एक ऐसी बीमारी जो यूजुअली कैटल से ट्रांसमिट होती है इंसान में, और उसमें इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को गलना सड़ने का अमल भी शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम्स में इजाफा होता है। और थर्ड है हमारे पास रेबीज़। रेबीज़ क्या होती है? बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और MCQs में बहुत दफ़ा ये बोर्ड में। तो रेबीज़ को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को अगर टाइम पे वैक्सीन ना मिले, वैक्सीन बेटा क्या होती है? एक ऐसी आप समझ लो इंजेक्शन या डोज है जिसमें वीक या डेड पैथोजेंस शामिल होते हैं। वो वीक या डेड पैथोजेंस क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप करवा देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और फिर आइंदा जब भी उससे रिलेटेड जो है वो आप कह लो कि उससे रिलेटेड जब भी कुछ सामने आती है, जो भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आता है, वो एंटीबॉडीज़ उसको तबाह कर देती हैं और ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा।
फिर मैंने आपको ये बताया इसमें कि पेस्चराइजेशन टेक्निक क्या होती है। पेस्चराइजेशन टेक्निक डिटेल में बताई, ये वो टेम्परेचर है जो 62 से 71 होता है। 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 71 फॉर 15 सेकेंड्स, और एज सच इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन फिर हम वहाँ से बेटे लास्ट स्टेप में गए, फर्मेंटेशन क्या होती है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं। और एज सच इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता, इसी वजह से वो एनारोबिकली सर्वाइव करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया ये। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये था कि उसने ये भी बताया कि मुख्तलिफ माइक्रोब्स कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं और एज सच किस वे में और किस फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये सारा मुकम्मल जो मेरे बच्चों आपने पढ़ा, इसको इंट्रो कहते हैं चैप्टर की। अब हम शुरू करेंगे रॉबर्ट कॉच और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए ये कोशिश करनी है कि मेरे साथ साथ रहें और बड़े सुकून से बैठ के लेक्चर को सुने। अलहदा बैठ के सुना करें, सबके साथ ना सुना करें। अगर अलहदा बैठ के आइसोलेशन में नहीं सुनेंगे तो समझ भी नहीं आएगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी की बातों में दिमाग लगा होगा तो फिर मेरा बेटा उसी की बातें सुनेंगे आप, ठीक है, लेक्चर नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले रॉबर्ट कॉच वर्ड लिखते हैं और उसकी कंट्रीब्यूशंस देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर नाउ द न्यू टॉपिक, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या क्या काम किया, सॉरी रॉबर्ट हुक लिख दिया, रॉबर्ट कॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी का मतलब ये है कि जर्म्स किस तरह क्लासिफाइड हैं और वो कौन से और किस वे में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसने जो पोस्टुलेट्स दिए, उसमें पोस्टुलेट्स के मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो गौर से सुन लीजिए और जान लीजिए और क्लियर कर लीजिए। नंबर 1, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद स्पेसिफिक डिजीज़। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट। अगर आपके ब्लड में सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया हैं, जो विडाल टेस्ट से या टाइफाइड का जो टेस्ट मार्केट में हो रहा है इस वक्त नज़र आते हैं, तो आपको टाइफाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइफाइड का बुखार और अलामात ज़ाहिर होने के लिए ये बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये बैक्टीरिया नहीं हैं तो आप में ये अलामतें भी नहीं होंगी। और गौर करें मेरी बात के ऊपर, इसका ये मतलब है कि अगर एक ख़ास माइक्रोब वहाँ पे मौजूद है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी आपके ब्लड में है तो आपको नमूनिया है, जैसे विब्रियो कॉलरा आपके ब्लड में है तो आपको कॉलरा है, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, हैज़ा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके रिलेटेड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ना एक बात और भी याद रखिएगा, स्पेसिफिसिटी ऑफ द डिज़ीज़ के बग़ैर बीमारी को ट्रीट करना नामुमकिन होता है। इसलिए दुनिया में डॉक्टर्स ने, फिजिशियंस ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई किया, मैं माइक्रोब्स की बात कर रहा हूँ उस वक्त, और उनको फिर एज सच उसी वे के अंदर, उसी तरतीब के अंदर पढ़ा भी है और जाना भी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में ग्रो भी कर सकते हैं और आइसोलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन इन द प्योर कल्चर एज वेल एज आइसोलेटेड ऑल्सो। तो ये दोनों बातें, ग्रोन इन द प्योर कल्चर और आइसोलेटेड, ये क्या है। सबसे पहले बताएं कल्चर क्या होता है। ये माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड है और कल्चर बोलते हैं माइक्रोबियल, आप समझ लो बेसिकली ग्रोथ को या एक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को, ठीक है। और कल्चर्स दो तरह के होते हैं। पहले तो इस वर्ड के ऊपर 2-3 लाइनें समझने के लिए। कल्चर या तो मिक्स्ड होता है या प्योर होता है। माइक्रोबायोलॉजी 3rd ईयर MBBS में आपको ये पढ़ने का इत्तेफाक होगा। मैंने चूँकि MPhil किया तो उसके साथ मैंने इसको पढ़ा भी, जाना भी और इसमें
बहुत सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली देखा भी और समझा भी। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी जब उस स्टेज पे आएंगे तो उसको ऐसे ही जानेंगे जैसे अभी मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो कल्चर दो तरह का होता है। पहले बताएं कल्चर क्या होता है। माइक्रोबियल ग्रोथ इन एनी मीडियम इज कॉल्ड कल्चर। कल्चर दो तरह का होता है, या तो कल्चर मिक्स्ड है या कल्चर प्योर है। मिक्स्ड कल्चर कौन सा होता है? वो कल्चर जिसमें एक ही माइक्रोब है वहाँ पे और ऐसा कोई भी और माइक्रोब एग्जिस्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं प्योर कल्चर। और जो मिक्स्ड कल्चर है वो कल्चर होता है जिसमें सिर्फ एक ही माइक्रोब एक पेट्री डिश में ग्रो किया जाता है। मैट्रिक में प्रैक्टिकल्स आप लोग करते हैं, कॉपीज़ वगैरह बनाई हुई थी, अनफॉर्चुनेटली लैब में प्रैक्टिकल हो नहीं सके। तो वो जो बेसिकली कल्चर को ग्रो करके सारा स्टडी किया जाता है वो मिक्स्ड कल्चर को और प्योर कल्चर में क्लासिफाई कर लेते हैं पेट्री डिशेस के अंदर, ठीक है। और एक बात और भी बता दूं, ये एक महंगा फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी। उसकी वजह ये है कि जो कल्चर्स हैं ना, ये यूजुअली फ्रिज में रखने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल का जो टेम्परेचर है ना 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इतना साजगार नहीं है। और ये हमेशा याद रखें कि गर्मियों में बीमारियां कम होती हैं। अपार्ट फ्रॉम ये कोरोना वायरस का अटैक, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो वायरल डिजीज़ है। तो गर्मियों में वैसे बैक्टीरियल डिजीज़ कम होती हैं और वायरल डिजीज़ की शरह ज़्यादा होती है। और सर्दियों में बैक्टीरियल डिजीज़, खांसी, फ्लू, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती हैं जिसमें इंसान को इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक हो गया सेकंड पॉइंट। अब प्योर कल्चर जो उसने बनाया था, जो मैंने अभी बताया कि उसने ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में ग्रो किया और अलहदा करके फ़र्ज़ करें एक डब्बी में डाल के रख लिया। थर्ड पॉइंट, ही इंजेक्टेड प्योर कल्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन एनी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल मॉडल। देखें, इंसानों के ऊपर तो नहीं तजर्बा किया जा सकता ना। अगर इंसान, अल्लाह ना करे कि लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, यानी कि किसी इंसान की डेथ हो जाए तजर्बे के दौरान, तो वो तो इंतहाई तशवीशनाक होगा और वो तो लॉस ऑफ लाइफ है। तो उस बंदे ने क्या किया कि उसने एनिमल में इंजेक्ट कर दिया और फिर उसने अलामात को चेक किया कि कौन सी अलामात यहाँ पे ज़ाहिर हो रही हैं और एज सच किस वे में वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उसको इस स्टेप से, ये जो इंजेक्शन था प्योर कल्चर का एनिमल्स में इंजेक्ट करने के बाद, जब उसने स्टडी किया तो उसको यहाँ से बहुत सारी मदद मिली कि एक ख़ास माइक्रोब या ऑर्गेनिज़म ही एक ख़ास बीमारी कॉज करता है और हर माइक्रोब या ऑर्गेनिज़म वो बीमारी कॉज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स। और वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्ट हो गए थे, बीमार हो गए थे, ठीक है, उनसे रिकवर प्लस आइसोलेट कर लिया जो भी ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, जो पॉजिटिव एजेंट था बीमारी का। ये चार पॉस्टुलेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा दफ़ा ये पूछा गया, जाना गया और समझा गया। तो याद रखिएगा कि ये आपने अच्छे अंदाज में कर लेना है। ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई सवाल आए और आपको बाद में परेशानी का सामना हो और आप इन चीज़ों को ना कर सकें या आपको ना आती हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसके रिगार्डिंग कि उसने मज़ीद क्या किया। मैं लाइन पढ़ के सुना दूं मेरे बच्चों को। ही आइसोलेटेड टिपिकल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विद स्क्वेयरिश एंड्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप दैट हैड डाइड ऑफ एंथ्रैक्स, ठीक है। उसने शीप के ब्लड से, डेड थी वो, डेड शीप के ब्लड से वो बैक्टीरिया आइसोलेट किए, ठीक है, जो कॉज किसके थे, एंथ्रैक्स के, ठीक है जी। ये वो डिज़ीज़ है जो बेसिकली इस तरह कॉज हो जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद इसके ऊपर यहीं पे इसने काम ख़त्म नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया,
देन ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया दैट कॉज टीबी एंड कॉलरा। तो इसके अलावा उसने यहाँ पे पांचवी उसकी छठी कंट्रीब्यूशन है ये, उसने ये भी बैक्टीरिया डिस्कवर किए जो ट्यूबरक्यूलोसिस एंड कॉलरा कॉज करते हैं। तो कॉलरा कौन कॉज करता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको नॉलेज के लिए, विब्रियो कॉलरा। टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। देखें ये बड़ी ही डेंजरस अलामत है ट्यूबरक्यूलोसिस। उसकी वजह यह है कि अगर किसी में ट्यूबरक्यूलोसिस का अटैक हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अंदर जो है वो मसला हो जाता है और वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है और मर भी सकता है इसमें। गर्ज़ है कि इन सारों की बेस के ऊपर उसने फाइंड आउट किया कि कौन सा ऑर्गेनिज़म किस एजेंट का पॉजिटिव एजेंट है और नहीं है, और किस अंदाज में वो एग्जिस्ट करता है और ऐसा सच किस वे में वो मौजूद है। यहाँ पे यहीं पे मामला ख़त्म नहीं हुआ। कॉच और उसके कुलीग्स ने इन्वेंट की बहुत सारी मज़ीद टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स के अंदर क्या था, नंबर 1 इनोक्यूलेशन। ठीक है, बहुत सारी और टेक्निक्स जो यहाँ पे देखी गई, समझी गई और इन्वेंट की गई। एक एक करके वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनोक्यूलेशन, व्हाट इज़ इनोक्यूलेशन? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी भी माइक्रोब को एक कल्चर से या ब्लड सैंपल से अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, इनोक्यूलेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेट करने का मतलब होता है अलहदा कर लेना किसी को भी जहाँ पे भी ये आपको एग्जिस्ट कर रहा है। देन मीडिया प्रेपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज मीडिया? कल्चरल ग्रोथ, जिसमें आप एक कल्चर बनाते हो और उस कल्चर में दो तरह के वर्ड्स मैंने यूज़ किए, या तो वो प्योर कल्चर है या वो मिक्स्ड कल्चर है। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है तो वो प्योर कल्चर है, और अगर दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है तो वो मिक्स्ड कल्चर है। ठीक है, देन उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ स्पेसिमेंस है। अब ये क्या होता है प्रेपरेशन ऑफ स्पेसिमेंस? ठीक है, एक स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने के लिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी चीज़ें जो आपको चाहिए, तो आपको SOPs फॉलो करने होते हैं। जैसे आजकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं, तो वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके ऊपर आप प्रिपेयर करते हैं स्पेसिमेन? सबसे पहले माइक्रोबियल ग्रोथ देखते हैं, देन उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट देखते हैं। ठीक है, देन न्यूट्रिएंट कंटेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि टेम्परेचर देखते हैं, और इवन उसकी रेजिस्टेंस भी देखते हैं कि वो यहाँ पे किस वे में और किस फॉर्म में डेवलपमेंट शो कर रहा होता है। तो देन ओनली आप एबल होते हैं इस ग्रोथ को देखने के लिए और एज सच स्टडी करने के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रॉबर्ट कॉच के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कि बैक्टीरिया किस तरह और किस वे में एग्जिस्ट करते हैं और अकर कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया की अकरेंस को स्टडी करते हुए हम आते हैं बैक्टीरिया की अकरेंस। छोटा सा सवाल है लेकिन देखें कितना ज़बरदस्त है। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। कहाँ कहाँ? बैक्टीरिया आर फाउंड इन एयर, वाटर, लैंड, हाउसेस, देन इसके अलावा सीवेज वेस्ट मटेरियल्स में बैक्टीरिया होते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आपको पता ही है, डिकम्पोजर्स हैं, सीवेज मैटर में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में भी मौजूद हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में आर्ची बैक्टीरिया मैंने बताया 120 तक टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। पॉल्यूटेड सॉइल्स में भी, गंदगी में बेशुमार बैक्टीरिया मौजूद हैं। ठीक है, अल्कलाइन या एसिडिक इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया मौजूद हैं।
ठीक है, अल्कलाइन या एसिडिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इस अंदाज में ये बैक्टीरिया बेटे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और मौजूद भी होते हैं। तो ये है विद रिगार्ड्स टू अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बैक्टीरिया कहाँ पे अकर करते हैं और कैसे मौजूद हैं। अब हम एक लंबा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब ख़त्म करेंगे स्ट्रक्चर को, तो इसके एंड के ऊपर हम शेप्स का लॉन्ग क्वेश्चन फिर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कुछ लाइंस हैं यहाँ पे, वो भी पढ़ लेते हैं। ऑल बैक्टीरियल सेल्स इनवेरिएबली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। तो तकरीबन तमाम बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। दे हैव राइबोसोम। क्या होता है जी प्रोकैरियोट के राइबोसोम का साइज 70S। क्रोमाटिन बॉडीज़ भी होती हैं। क्रोमाटिन क्या होता है? DNA और प्रोटीन का मिक्सचर। इसके अलावा बहुत कॉमन MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्पेसिफिक शेप टू द बैक्टीरिया। तो शेप वाइज देखा जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा? सेल वॉल। इसके अलावा बोर्ड में एक और भी MCQ आया, पिक आउट फ्यू स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओनली इन द बैक्टीरिया, और यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, कैप्सूल, स्लाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लैजेला, पिलाए, फिम्ब्री और ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब हम शुरू करते हैं साइज। बैक्टीरिया आर विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो ये बताएं ना, नॉलेज अपनी सही करें। बैक्टीरिया आर विजिबल इन, विजिबिलिटी पहले बताएं, विजिबल इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू एन एक्सटेंट, और अगर ज़्यादा एलेबरेटेड देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की विजिबिलिटी है यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाएं इसके साइज़ रेंज के ऊपर कि दे रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 600 माइक्रोमीटर ओवर अ डायमेंशन। ठीक है, सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3D व्यू में नहीं जा रहे। कहाँ से कहाँ तक? 0.1 से 600 माइक्रोमीटर तक एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया वेरी इन साइज एज मच एज दे वेरी इन शेप। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। वेरी इंपॉर्टेंट। The smallest bacteria, that is mycoplasmas, vary in size, that is about, according to your book, 100 to 200 nanometer in diameter। ठीक है, तो ये कितना है? 100 से 200 नैनोमीटर डायामीटर। ये माइकोप्लाज्मा का साइज़ है यहाँ पे। अच्छा, माइकोप्लाज्मा यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, it is approximately the size of largest virus, यानी कि सबसे बड़े वायरस का ये साइज है अप्रोक्सीमेटली, साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस। और ये क्या है इसका साइज? अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? पॉक्स वायरस के। ठीक है, ये बेटा याद रखिएगा, ये MCQ में पूछ लेते हैं इसका, ये क्या डायमीटर है और किस तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन ई कोलाई क्या होता है? एस्चरेसिया कोलाई। मैं आपको थोड़ा सा ना अलहदा किताब से इसकी बता दूं। ई कोलाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मौजूद होता है आपके इंटेस्टाइन में। इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा माइक्रोब। बेसिकली वो माइक्रोब, वो बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन्स में एग्जिस्ट करता है, वो ई कोलाई है। अच्छा, जो ई कोलाई है, जो यहाँ पे आप जान रहे हो, वो ई कोलाई एग्जिस्ट ही इस वे में करता है, जैसे आपको मैंने बताया कि वो इंटेस्टाइन में होता है और विटामिन के रिलीज़ करता है, और इसके अलावा डाइजेशन के अंदर भी बुनियादी रोल प्ले करता है। यहाँ पे ई कोलाई के ऊपर दो बातें और भी बता दूँ। इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट भी बोलते हैं, वो जो होस्ट के ऊपर भी सर्वाइव करे और बग़ैर होस्ट के भी सर्वाइव करे। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में ये यूज़फुल बैक्टीरिया। अगर मैदे के मसाइल हों तो लोग कहते हैं ज़ीरा डाल के दही खाना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसा?
क्योंकि दही खाने से जो पेट में बैक्टीरिया, जो पेट कह रहा हूँ, जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की मकदार कम होती है वो नेचुरली पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो इन लोगों के अंदर वो बैक्टीरिया की क्वांटिटी कंप्लीट नहीं लग रही होती, वो अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाती है और ऐसा जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ई कोलाई, इसके साथ दो वर्ड और भी हैं, फैकल्टेटिव बता दिया आपको, जो होस्ट और इसके अलावा भी एग्जिस्ट कर सकें, और सम स्पीशीज़ इसको एनारोबिक भी बोलती हैं, मतलब सम किताबें माइक्रोबायोलॉजी की, तो इसका मतलब ये कि एनारोबिक इन्वायरमेंट में भी विदाउट ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव करने की एबिलिटी रखता है। अच्छा, इसकी लेंस बहुत सारी दी हुई हैं यहाँ, मतलब डायमेंशंस इसकी, ज़रा वो देखिएगा। ई कोलाई की विड्थ दी हुई है, वाइड है पॉइंट, एग्जैक्ट लिख रहा हूँ किताब से, 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है। और लंबाई पे अगर आ जाएं, लेंथ कितनी है, 2 to 6 माइक्रोमीटर बाय लेंथ, ठीक हो गया। तो ये डायमेंशंस किताब में देने का मकसद क्या था? मकसद ये था ये बताना कि माइक्रो वैल्यूज़, माइक्रोमीटर वैल्यूज़ के अंदर बैक्टीरिया और उनसे रिलेटेड लेंस एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई मेरे बच्चों से ये पूछ ले कि ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ के ऊपर ये एग्जिस्ट करती है, तो फिर आपको बताने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, सम स्पायरोकीट्स का एमसीक्यू दिया हुआ है यहाँ पे। स्पायरोकीट देखने में स्पाइरल होते हैं, ठीक है। स्पाइरल अगर देखा जाए तो ऐसे होता है, लेकिन मैंने इसको सिंपल 1 डायमेंशन में दिखा रहा हूँ तो सामने से ऐसे कर्व्ड सा नज़र आता है। अच्छा, कुछ स्पायरोकीट्स यूजुअली जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लेंथ कितनी है, 500, लेंथ है 500 माइक्रोमीटर, ठीक है, इनकी ये लेंथ है स्पायरोकीट्स की, जो आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हो। अच्छा, वेयर है स्टेफलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफलो और स्ट्रेप्टो, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर डायमीटर के अंदर, ठीक है। 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर डायमीटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको बेसिकली इसमें याद करने की ज़रूरत है और गो थ्रू करने की ज़रूरत है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो जो चार्ट है ना, जो साइजेस का मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये प्योरली एमसीक्यूज़ के लिए आप करोगे। और एमसीक्यूज़ को ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इंटर में आप आ गए हो, माशाल्लाह बड़े हो गए मेरे बच्चे, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करने का तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये होगा कि आप एमसीक्यूज़ को स्टेटमेंट वाइज लिखोगे। ये नहीं कि अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक रजिस्टर के पेज के ऊपर चैप्टर 6 के सब एमसीक्यूज़ पूरे कर दो, तो आप क्या करो कि भाई पहले एक एमसीक्यू लिखो, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन लिखो, फिर उसमें से एक टिक करो। ऐसे नहीं करना। जो ऑप्शन करेक्ट है उस ऑप्शन को उसमें से चूज़ कर लो या उसमें से अलहदा कर लो और फिर उसी को आप जानो और उसी के ऊपर फिर वर्किंग करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अच्छा, अब हम यहाँ पे बेटा शुरू कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू येलो बॉक्स। सुनिएगा पहले और उसके बाद देखते हैं। Recently, a huge bacterium has been discovered in the intestine of brown surgeon fish, ठीक है। उसका नाम था फिश का एकेंथरस निग्रोफस्कस। लंबा सा नाम है, गौर करें कि एकेंथरस का ए जो है वो जीनस नेम है तो कैपिटल है, और निग्रोफस्कस स्पीशीज़ नेम है तो वो स्मॉल है। सेकंड वर्ड है एप्यूलोपिसिकम फिशलसोनी, grows as large as 600 माइक्रोमीटर by 80 माइक्रोमीटर, 80, a little smaller than a hyphen। अब ये वैल्यूज़ देख लीजिए कि ये वैल्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले ये देखें कि इसको सर्जन फिश क्यों कहते हैं। इसको बेटे सर्जन फिश इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी मछली होती है जिसके कमर के ऊपर स्पाइन्स होते हैं। वो स्पाइन्स क्या करते हैं, वक्त आने के ऊपर चीर फाड़ करने की एबिलिटी रखते हैं और वो चीर फाड़ के गुजर जाती है मछली, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सर्जन फिश। अच्छा, अब यहाँ पे एक सर्जन फिश का नाम सबसे पहले कर लें। पहले ये जान लेना कि सर्जन फिश कहते क्यों हैं, क्योंकि ये कार्निवोरस मछली है जो अटैक करती है और किल करती है। इसके इंटेस्टाइन में इसका पहले तो नाम लिख लें, एकेंथरस
निग्रोफस्कस। इसके इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनका नाम है ईफिशल सोनी, ठीक है। और ये साइज़ क्या है, अप्रॉक्सीमेटली हाइफन के साइज़ के। हाइफन क्या होता है? अब आजकल वक्त है आपके पास, तो ऐसे करें कि अपने अपने लैपटॉप्स को सामने रखें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर वर्किंग शुरू करें, खुद वर्किंग करें बैठ के। अभी जा तो नहीं सकते कहीं भी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ें, उसके अंदर देखें कि कौन सी चीज़ें किस अंदाज में लिखी हुई हैं और उनसे रिलेटेड आपको क्या क्या आना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो ईफिशल सोनी का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, या ग्रोज एज लार्ज एज 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर, अ लिटल स्मॉलर देन प्रिंटेड हाइफन। और इसके बाद इट इज़ नाउ क्लियर दैट फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर देन एवरेज यूकैरियोटिक सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। फ्यू बैक्टीरिया लार्जर देन एवरेज यूकैरियोटिक सेल्स, इसका मतलब साइज़ में बहुत बड़े हैं। लेकिन यही बात जब हम डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी में वायरसेस के लिए, तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि वायरसेस तो बेटा साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं 10 से 1000 गुना या स्मॉलर होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि आप उसको आम व्यू ही नहीं कर सकते हो। ये बेटा इंट्रो है बैक्टीरिया की। माइक्रोबियल चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो एक बात सबने याद रखनी है, अपने आप को साफ़ रखें, तभी आप माइक्रोबियल अटैक्स को, वो किसी भी किस्म के हों, रोक सकें, और बाज़ार से गंदा खाना और जंक फूड से बचें। इवन देन आप हेल्दी भी रहेंगे और सर्वाइव भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे बोर्ड का पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 6 में से, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल, जो पहले भी कई दफ़ा आया हुआ है। अपना बेटे बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।